Good morning, students. Now, for this lecture, our next topic is quenching of fluorescence. Basically, this topic may be asked as quenching of fluorescence, or it may be asked by name, that is Stern-Volmer equation, because for the quenching of fluorescence, the main resultant equation is known as Stern-Volmer equations. तो आप देखो बेटा, इसमें ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो फ्लोरेसेंस है वो कुछ मॉलिक्यूल्स में कब होगा, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, दे विल गेट एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होने के बाद इफ़ दे इमीडिएटली री एमिट द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, तो वहाँ पर कुछ जो एमिटेड एनर्जी होगी उसकी वजह से हम कहते हैं द फिनोमिना ऑफ फ्लोरेसेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये कहता है इफ़ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आर डीएक्टिवेटेड एंड द फ्लोरेसेंस स्टॉप्स देन दिस फिनोमिना विल बी कॉल्ड क्वेंचिंग, कि अगर जो मॉलिक्यूल एक्साइट हुए थे वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएं, यानी कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्टिवेटेड स्टेट में चले गए थे, अगर वो वापस से डीएक्टिवेट हो जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, जो फ्लोरेसेंस का फिनोमिना था वो स्टॉप हो जाएगा, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं, यानी कि जो स्टॉपिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्वेंचिंग। आप देखो ये कहता है कि जो सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्टॉपिंग द फ्लोरेसेंस उनको हम बोलेंगे क्वेंचर्स, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल देंगे क्वेंचिंग। अब जो यहाँ पर क्वेंचर्स हैं या जो क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस का जो फिनोमिना है उसको हम इस सिंबल कैपिटल Q से डिनोट कर देते हैं। अब ये कहता है कि ये जो क्वेंचिंग का फिनोमिना है ये हमारे पास दो टाइप से हो सकता है। एक हमारे पास हो सकता है इंटरनल क्वेंचिंग, दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग। तो अब नेक्स्ट हमारा जो काम रहेगा वो यही रहेगा कि इंटरनल क्वेंचिंग क्या है और एक्सटर्नल क्वेंचिंग क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इंटरनल क्वेंचिंग की, तो हम कहते हैं व्हेन द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ चेंज फ्रॉम अ सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू द ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी कॉल्ड इंटरनल क्वेंचिंग। ऐसा किस लिए बोला गया बेटा कि अगर एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट से, यानी कि एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग का फिनोमिना अगर वो शो करते हैं, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे इंटरनल क्वेंचिंग। अब इससे क्वेंचिंग कैसे हो जाएगी, आप लोग ये सोच रहे होगे, तो ध्यान से एक बार पिछले लेक्चर को याद करो। पिछले लेक्चर में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि फ्लोरेसेंस कब होगा, जब मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग द एनर्जी, उस टाइम पर हमारे पास फ्लोरेसेंस का फिनोमिना होगा। तो फ्लोरेसेंस के अकरेंस के लिए मेन कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दैट मस्ट रिटर्न टू द ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो खैर सिंगलेट ही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फ्लोरेसेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि जो मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में थे वो ट्रिपलेट स्टेट्स में रिटर्न कर जाएं, तो वहाँ से क्या होगा, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट से तो अब ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो फ्लोरेसेंस का फिनोमिना हो नहीं सकता, तो क्या होगा, अल्टीमेटली फ्लोरेसेंस स्टॉप हो गया, और फ्लोरेसेंस स्टॉप हो गया तो दैट इज़ क्वेंचिंग। और क्वेंचिंग है तो क्योंकि सिस्टम के अंदर ही चेंज हुआ है, हमने बाहर से कभी कुछ नहीं डाला है यहाँ पर, इसीलिए इसको नाम दिया गया इंटरनल क्वेंचिंग। सेकंड हमारे पास आता है एक्सटर्नल क्वेंचिंग। तो ये एक्सटर्नल क्वेंचिंग क्या है कि जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं जो बाहर से उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाले गए हैं, और अपनी एनर्जी वो उन दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये जो फिनोमिना होगा दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब ये कहता है कि वेरियस स्टेप्स फ्रॉम एक्टिवेशन टू डीएक्टिवेशन, उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, कि अगर कोई नॉर्मल मॉलिक्यूल हमारे पास A है, A को जब एनर्जी H न्यू मिल गई तो उसने A स्टार बना दिया। A स्टार का मतलब है कि ये एक्टिवेटेड स्टेट में चला गया।
तो ये प्रोसेस हो गई एक्टिवेशन। फर्दर क्या होगा कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं ये रेट कांस्टेंट K1 यहाँ पर दे रखा है, रिएक्ट करके और वापस से A बना दें और एनर्जी H न्यू की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज़ कर दें। तो ये प्रोसेस हो गई फ्लोरेसेंस। फिर ये कहता है कि ये जो A स्टार मॉलिक्यूल्स हैं ये रेट कांस्टेंट K2 से रिएक्ट करके और A में चले जाएं, यानी कि A में नॉर्मल मॉलिक्यूल में आ गए। ये कैसे कर सकते हैं कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गए। तो ये प्रोसेस हो गई इंटरनल क्वेंचिंग। एक्सटर्नल क्वेंचिंग में क्या होगा कि जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स थे ये किसी एक्सटर्नली एडेड मॉलिक्यूल Q के साथ रिएक्ट करेंगे विद रेट कांस्टेंट K3 और अपनी एनर्जी इस Q मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करके अपने आप नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस जो हमारे पास हो गई दैट इज़ एक्सटर्नल क्वेंचिंग। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर हम इन सारी प्रोसेसेस पर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दें या प्रिंसिपल स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगा दें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है बेटा कि हम रेट कांस्टेंट के टर्म्स में यहाँ बात करते हैं। देखो, अप्लाइंग द स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस स्पीशीज़ पर लगाएंगे। तो बेसिकली हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल लगाते हैं उन स्पीशीज़ पर जो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती हैं, यानी कि जिनकी लाइफ टाइम बहुत स्मॉल होती है। और उसके साथ साथ हम ये भी यहाँ पर याद रखते हैं कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि जितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के केस में हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो इन चारों रिएक्शंस में अगर हम रिएक्टेंट्स देखें तो हमारे पास A स्टार के टर्म्स में ही है नॉर्मली, और एक में जो लास्ट है उसके अंदर है Q। तो अब इसके लिए हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, उसको हम लिख सकते हैं दैट विल बी गिवन फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन। दैट मीन्स जो फ्लोरेसेंस वाला फिनोमिना है वहाँ से हम इसको लेकर के चलें। तो फ्लोरेसेंस वाले फिनोमिना के अंदर हम कहते हैं कि जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं एब्जॉर्ब्ड लाइट है, फर्स्ट फिनोमिना के अकॉर्डिंग हमने कहा कि दिस विल बी इक्वल टू K1 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज़ A स्टार, यानी कि एक्टिवेटेड स्पीशीज़ जो है हमारे पास इसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्लस सेकेंड वाले रिएक्शन से जो आएगा दैट विल बी K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार, क्योंकि यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो है दैट इज़ K2। अब थर्ड वाले में अगर हम देखें तो थर्ड वाले में रेट कांस्टेंट क्योंकि हमारे पास K3 है तो यहाँ पर हमारे पास वही K3 वाली टर्म आएगी और इसमें हमारे पास ये टर्म बन जाएगी K3 इंटू A स्टार इंटू कंसनट्रेशन ऑफ Q, क्योंकि Q भी यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में है। तो इन तीनों प्रोसेसेस को हमने कंबाइन किया क्योंकि ये एक्टिवेशन वाली प्रोसेस है, ये हमारे लिए काम की नहीं है। हमारे पास जो मेन तीन रिएक्शंस हैं वो ये थे। तो इन तीनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हमने कहा द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट इज इक्वल टू दिस, जो हमारे पास ये यहाँ से आ गया है। अब फिर इसने कहा इफ़ आई एफ रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, कि अगर आई एफ से हम इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ से क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर विल बी गिवन बाय, कि क्वेंचर के प्रेजेंस में जो क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस है उसको हम कैसे दे सकते हैं। क्वांटम यील्ड के लिए बेटा आपने एक्सप्रेशन वहाँ पर पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा था। यहाँ पर अब हम इंटेंसिटी के टर्म्स में इसका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं क्वांटम यील्ड का, कि क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरेसेंस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू आई एफ, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट, कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब करने से कितना फ्लोरेसेंस हुआ, दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द क्वांटम यील्ड। तो अब यहाँ से ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस, क्योंकि
फ्लोरेसेंस वाला हमारे पास एक ही फिनोमिना है, ये वाला फिनोमिना हमारे पास फ्लोरेसेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये प्रोसेस फ्लोरेसेंस है, तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरेसेंस क्या हो जाएगी, K1 इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार। तो अब यहाँ से नीचे हमने इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट निकाला ही हुआ है, तो अब यहाँ से अगर देखें तो सब में से कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये अब रिएक्शन हमारे पास बच गया K1 ओवर K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर Q। अब हमने कहा कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल क्वेंचर यूज़ नहीं कर रखा है तो उस केस में कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर 0 हो जाएगी, अगर कोई भी एक्सटर्नल क्वेंचर नहीं है तो अब यहाँ से जो क्वांटम यील्ड है वो क्या बन गई, कंसंट्रेशन ऑफ Q हमारे पास 0 हो गया, तो क्वांटम यील्ड विल बी इक्वल टू K1 ओवर K1 प्लस K2। अब फर्दर हमने कहा कि रेशियो ऑफ टू क्वांटम यील्ड्स, यानी कि ये तो हमने क्वांटम यील्ड निकाली है इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, और ऊपर वाली जो हमारे पास थी दैट इज़ ये वाला जो एक्सप्रेशन हम बात कर रहे हैं ये वाला, ये थी इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, जिसको हमने फाई Q से रिप्रेजेंट कर रखा था। इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लें तो हम कहेंगे कि K1 से तो K1 कैंसिल हो गया, अब ऊपर चला जाएगा नीचे वाली टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो, यानी कि K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Q, और नीचे हमारे पास आ जाएगा K1 प्लस K2। तो अब यहाँ से K1 प्लस K2 को यहाँ से अलग से निकाल लिया, तो ये टर्म बन गई 1 प्लस K3 ओवर K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय Q। अब यहाँ से अगर जो इसको देखें हम तो ये वाली जो टर्म थी 1 अपॉन K1 प्लस K2, 1 अपॉन K1 प्लस K2 को हमने दूसरे कांस्टेंट टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, यानी कि लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। तो इसको हमने टॉ से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये रेशियो अब हमारे पास जो बन गया दैट इज़ फाई इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर डिवाइडेड बाय फाई इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस K3 इंटू टॉ इंटू Q। अब ये जो प्रोडक्ट है K3 इंटू टॉ, क्योंकि टॉ भी क्या है, लाइफ टाइम ऑफ ए स्टार, एक कांस्टेंट टर्म है, K3 भी कांस्टेंट है, तो इसको दूसरे कांस्टेंट से हमने रिप्लेस कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया KSV। SV स्टैंड्स फॉर स्टर्न वॉल्मर, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट थे जो इस फिनोमिना के एक्सप्लेनेशन के लिए काम कर रहे थे। तो हमारे पास ये ओवरऑल जो इक्वेशन बन गई वो हमारे पास बन गई ये वाली इक्वेशन, दैट इज़ फाई 0 ओवर फाई Q इज़ इक्वल टू 1 प्लस KSV इंटू Q, एंड दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द फेमस स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। अब अगर इस इक्वेशन को भी हम ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट कर दें, यानी कि एक एक्सिस पर हम ले लें फाई 0 बाई फाई Q और दूसरे एक्सिस पर हम Q को ले लें, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें इस KSV यानी कि इस स्टर्न वॉल्मर कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से दे देगा, इसकी वैल्यू दे देगा। तो स्लोप हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, यानी कि ये हमें पता है किसके इक्वल है, K3 इंटू टॉ के इक्वल है, तो यहाँ से टॉ की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें K3 का पता लग जाए तो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, या हम सिंपल वे में कह सकते हैं स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा दैट इज़ फोटोसेंसिटाइजेशन। ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले। तो देखो हमारे पास क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं जब हम उनके ऊपर लाइट रेडिएशंस डालते हैं, बट जब कोई दूसरा सब्सटेंस हमने उनके साथ में लिया तो वो दूसरा सब्सटेंस अगर ऐसा है कि उसकी लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करके वो लाइट एनर्जी इनको ट्रांसफ़र कर दे और फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। हालांकि अपने आप वो सब्सटेंस कोई रिएक्शन एग्जिबिट नहीं करेगा, कोई रिएक्शन शो नहीं करता, बट जब हमने उसको इस रिएक्शन मिक्सचर के साथ डाला तो वहाँ पर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि वो सब्सटेंस कैपेबल है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में और अपनी वो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करने में। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फोटोसेंसिटाइज़र, और ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे फोटोसेंसिटाइजेशन। तो बेसिकली जो फोटोसेंसिटाइज़र है उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो एनर्जी को कैरी करने का काम करता है। तो बेसिकली हम उसको फोटोसेंसिटाइज़र को
कैरियर ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं कि अपने आप से कोई रिएक्शन शो नहीं करता बट एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको दूसरे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी. फर्स्ट साइड पे अगर देखें तो हमें फोटोसेंसिटाइज़र एक तरह से कैटलिस्ट की तरह लगता है बट ये कैटलिस्ट की तरह है नहीं, ये बहुत डिफरेंट है. इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझ सकते हैं. देखो एक दो एग्जांपल्स ही देखेंगे, हालांकि आपकी बुक में 6-7 दे रखे हैं, इनको आप अपने आप से करोगे. तो फर्स्ट एग्जांपल देखो इसका दैट इज़ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ मरकरी वेपर्स. कि मरकरी वेपर्स में अगर हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो मरकरी वेपर्स के प्रेजेंस में वो हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट हो जाते हैं. तो अब देखो इसमें ये कहता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट डिसोशिएट व्हेन एब्जॉर्ब टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. कि एज सच जब उनको हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दी तो वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस को मरकरी वेपर के साथ मिक्स किया गया और फिर उनको अल्ट्रावायलेट लाइट दे दी गई तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए एटम्स के फॉर्म में. कैसे, ये यहाँ पर बेटा ये दे रखा है कि Hg मीन्स मरकरी है, जब उसको रेडिएशंस दी तो Hg स्टार यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चला गया. जब इस एक्साइटेड मरकरी मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन में रखा गया तो यहाँ से मरकरी तो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो थे वो हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में डिसोशिएट हो गए. तो ये वाली जो रिएक्शन है दिस विल बी नोन एज फोटोसेंसिटाइजेशन. कि यहाँ पर क्या किया, मरकरी मॉलिक्यूल्स ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर दिया और फाइनली इस एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में डिसोशिएट होते चले गए. दिस इज़ फोटोसेंसिटाइजेशन. नेक्स्ट ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, इनको आप लोग कर सकते हो, जैसे 6-7 हैं. 7वां है फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि हमारे पास 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये यहाँ पर एमिट कर देते हैं. तो यहाँ पर जो ये क्लोरोफिल है दैट एक्ट्स एज अ फोटोसेंसिटाइज़र. तो फिनोमिना ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो फोटोसेंसिटाइजेशन रिएक्शन. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फोटो इनहिबिटर्स. अब ये फोटो इनहिबिटर्स क्या हैं, तो देखो ये कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के प्रेजेंस में जो क्वांटम यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की. कि in the presence of certain substances the quantum yield of the photochemical reactions get slows down. अब अगर इसका हम ऑपोजिट ले लें यानी कि इसका रिवर्स रिएक्शन ले लें तो वो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के फॉर्म में हो सकता है या थर्मल के फॉर्म में हो सकता है. जैसे भी हम उसको रिवर्स करें तो देखो ये दोनों प्रोसेसेस दिखाई हुई हैं, ए गिविंग बी, और जहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो है लाइट, बैकवर्ड के लिए भी लाइट है. बट अगर सेकंड वाला देखें तो ए गिविंग बी, जहाँ पर फॉरवर्ड के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल. यानी कि ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज़ अ थर्मल रिएक्शन विच इज़ टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और टेम्परेचर, नॉट टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. आप देखो अगर दोनों ही केसेस को देखें तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की रेट इक्वल हो जाए तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूसेस नो फर्दर केमिकल चेंज. तो उस टाइम पर चाहे कितनी भी एनर्जी उस सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर रखी हो वो केमिकल चेंज नहीं शो करेगा. अब रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, द रिएक्शन इज़ देन सेड टू हैव अटेन्ड अ फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम और अ फोटोस्टेशनरी स्टेट. कि इस लेवल पर हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो उसने फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया है या हम कहें उसमें फोटोस्टेशनरी स्टेट सेटअप हो गई है. कुछ एक एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये बेटा पहला ही एग्जांपल है कि इसमें फ्रंट में लाइट हमारे पास है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट की प्रेजेंस में होता है. तो यहाँ से बनेगा 2 NO मॉलिक्यूल्स एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल.
फिर उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें हम किसी भी फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, तो वो ऑर्डिनरी केमिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट होता है। दिस इज़ ऑब्वियसली ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ अ photochemical reaction does not depend upon the concentration of the solution। ऐसा किस लिए है कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको चलो छोड़ो। अब एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं ए गिविंग बी, जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, बैकवर्ड थर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एब्जॉर्ब्ड एंड दैट इज़ इक्वल टू K1 इंटू आई एब्जॉर्ब्ड। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड दैट इज़ इक्वल टू K2 इंटू बी। अब कहते हैं व्हेन द रिएक्शन इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट इक्वल हो जाती है। तो वही कंडीशन यहाँ लगा दो। और फाइनली यहाँ से हमने निकाल दी वैल्यू K2/K1। दिस इज़ नोन एज द फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको किसी दूसरे कांस्टेंट K से रिप्लेस कर देंगे एंड दैट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू आई एब्जॉर्ब्ड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोकेमिकल इक्विलिब्रियम है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अब हम क्या कहेंगे, द कंसंट्रेशन B इज़ इक्वल टू K1/K2 इंटू आई एब्जॉर्ब्ड, कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इज़ फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। So this is all about this unit of photochemistry. From next lecture onwards we will be discussing the phase diagram and the phase rule.